हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 3 और इसमें 20 एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड हैं क्लास 12th के चैप्टर 1 ईंट मन के और अस्थियाँ यानी कि ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स जो कि थीम 1 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आते रहते हैं और अब नए पैटर्न के हिसाब से सीबीएसई के हिसाब से भी 50% क्वेश्चन जो हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो ये महत्वपूर्ण हैं ही। तो शुरू करते हैं क्विज़। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा आ रहा है कि ये चित्र पर बेस्ड क्वेश्चन है जो सीबीएसई के नए पैटर्न के हिसाब से कि चित्र में दर्शाई गई वस्तु क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट शोन इन द पिक्चर। ए जो है सजावटी वस्तु यानी कि डेकोरेटिव आइटम, बी जो है ओमान में मिला हड़प्पाई मर्तबान यानी कि हड़प्पन जार फाउंड इन ओमान, सी जो है पत्थर पर अंकित चित्र यानी कि पिक्चर पेंटेड ऑन स्टोन, और डी है एक फल यानी कि ए फ्रूट। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी, ओमान में मिला हड़प्पाई जार यानी कि हड़प्पन जार फाउंड इन ओमान। तो ये काले रंग का इसके ऊपर पॉलिश की जाती थी जो कि इसके अंदर द्रवों यानी कि लिक्विड्स के रिसाव को रोक देती थी, लीकेज को रोक देती थी। तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि हड़प्पाई लोग इसमें सुगंधित कीमती द्रव्य डालकर ओमान आदि देशों को भेजते थे और उसके बदले में वहाँ से तांबा आदि चीज़ें मंगाया करते थे। अगला क्वेश्चन है मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ है यानी कि द सब्सटेंस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बीड्स इज ए कार्नियल, स्फटिव, क्वार्टर्स तथा सेल खड़ी जैसे पत्थर यानी कि स्टोन लाइक कार्नियल, स्फटिव, क्वार्टर्स एंड सेल खड़ी। बी जो है तांबा, कांसा और सोना जैसी धातु यानी कि मेटल लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड। सी शंख, फ्यांस, पक्की मिट्टी यानी कि ये कॉन्च, फ्यांस एंड पाउड सॉइल, और डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी यानी कि मनकों के निर्माण में ये सभी चीज़ें जो हैं ए बी सी इस्तेमाल में लाई जाती थी। तो इसमें धातुएं भी थी, अलग अलग तरह के पत्थर भी थे और शंख और फ्यांस और पक्की मिट्टी वगैरह सभी चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जाती थी। अगला क्वेश्चन है कार्नियल का रंग डैश रंग और डैश रंग के कच्चे माल को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। तो इसके है यहाँ पे इंग्लिश में है डैश कलर ऑफ कार्नियल रॉ मटेरियल ऑफ डैश कलर वाज ऑब्टेन्ड बाय कुकिंग द इन फायर। तो ए जो है हरा यानी कि कार्नियल का हरा रंग लाल रंग के कच्चे माल को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था यानी कि ग्रीन और या रेड आएगा, और बी में आएगा लाल या हरा यानी कि रेड एंड ग्रीन, और सी में आएगा पीला लाल और यानी कि येलो रेड, और डी यानी कि लाल पीला यानी कि रेड येलो। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी लाल और पीला यानी कि कार्नियल जो है वो एक लाल रंग का पदार्थ है, बहुत कीमती माना जाता है, इसके मनके बनाए जाते थे। इसका लाल रंग जो है वो प्राप्त करने के लिए पीले रंग के कच्चे माल को आग में पकाकर उसको तपाकर आग में लाल रंग कर दिया जाता था यानी कि पीले रंग के कच्चे माल से लाल रंग के कार्नियल तैयार किए जाते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मनकों में छेद करने के उपकरण कहाँ प्राप्त हुए हैं यानी कि वेयर वाज द टूल टू प्रेस द बीड। ए धौलावीरा, बी लोथल, सी चन्नोदड़ो यानी और डी उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव यानी कि इन तीनों स्थानों पे धौलावीरा, लोथल और चन्नोदड़ो में मनकों के अंदर छेद करने के औजार जो हैं वो मिले हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, शंख से बनी वस्तुओं के केंद्र थे यानी कि द सेंटर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेड बाय कॉन्च वर। ए नागेश्वर और बालाकोट, बी लोथल और बालाकोट, सी बालाकोट और सुरखोदई, और डी जो है हड़प्पा और बालाकोट। तो आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका सही जवाब है ए, नागेश्वर और बालाकोट। ये दो ऐसी जगहें थी, ये समुद्र के किनारे के जो है बस्तियां थी, इसीलिए यहाँ पर शंख जो है बहुतायत से मिलते थे, काफ़ी मात्रा में शंख मिलते थे, इसलिए शंख की बनी वस्तुओं को के लिए ये केंद्र का काम करते थे। तो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में शंखों के अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिल्पकला केंद्रों की पहचान के लिए कुछ तथ्य जो है पुराविदों की मदद करते हैं। ये तथ्य हैं, यानी कि कौन कौन से केंद्र शिल्प केंद्र हो सकते हैं, कौन से सभ्यता के केंद्रों को शिल्प केंद्र माना जाए, तो उसमें क्या क्या चीज़ों से उनको मदद मिलती है। सम फैक्ट्स हेल्प द आर्कियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द आर्टिफैक्ट। दीज आर ए है यहाँ वहाँ पड़ा हुआ कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल लेइंग देयर। बी जो है औजार और अपूर्ण वस्तुएं यानी कि टूल्स एंड इनकम्प्लीट ऑब्जेक्ट्स। सी जो है त्याग दिया गया माल और कूड़ा करकट यानी कि डिस्कार्डेड गुड्स एंड गार्बेज। और डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो शिल्पकला केंद्रों की पहचान करने के लिए पुरातत्वविद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता लगता है, इसके लिए या तो जिस चीज़ के वो केंद्र रहे हैं शिल्पकला के, वहाँ पर उनको उस चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल या फिर उसको बनाने में प्रयुक्त हुए औजार, और जो कुछ वस्तुएँ अधूरी अवस्था में भी मिल सकती हैं, और जो माल जो है त्याग दिया गया यानी कि छोड़ दिया गया और वहाँ पे पड़ा हुआ, और कूड़ा करकट वगैरह जो छोटे टुकड़े वगैरह बचते थे वो वहीं पर छोड़ दिए जाते थे। इनसे पता लगता था कि ये काफ़ी मात्रा में इन चीज़ों को बनाने के केंद्र रहे होंगे, क्योंकि अगर ये चीज़ें वहाँ नहीं मिलेंगी और वो खाली वस्तुएं मिलेंगी, इसका मतलब वो वस्तुएं जो हैं वो वहाँ बनाई नहीं जाती थी बल्कि बाहर से मंगाई जाती थी। तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अत्यंत कीमती माने जाने वाली नीले रंग की लाजवर्द मणि कहाँ से मंगाई जाती थी। ब्लू लैपिस lazuli considered extremely precious stone. Where was the gem bought from? A बालाकोट, B कालीबंगा, C शुर्दगई और D चन्नुधड़ो। यानी कि ये कीमती नीले रंग की जो लाजवर्द मणि थी ये कहाँ से हड़प्पाई लोग मंगाया करते थे, किस केंद्र से मंगाया करते थे। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है शुर्तगई। जो अफ़गानिस्तान के पास एक जगह है शुर्तगई, वहाँ पर ये कीमती नीले रंग की मणि जो है मिलती थी, तो वहाँ से ये लोग इसको मंगाते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेसोपोटामिया में मिली बेलनाकार मोहर यानी कि ये सिलेंड्रिकल मोहर जो है वहाँ पर मिली है मेसोपोटामिया में, और ये हड़प्पा की मोहर है। तो इनमें भी जैसे बैल की आकृति है और इस पर भी बैल की आकृति है, दोनों बैल की आकृतियाँ एक जैसी हैं। तो ये बैल की आकृति दर्शाई गई है, यानी कि द सिलेंड्रिकल सील फाउंड इन मेसोपोटामिया एंड द शेप ऑफ द बुल ऑन द हड़प्पन पीसेस शोन ए समान संस्कृति यानी कि यूनिफॉर्म कल्चर। बी जो है कृषि पर निर्भरता यानी कि डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। दोनों सभ्यताओं में अच्छे संबंध थे, ये सी में है यानी कि गुड रिलेशन बिटवीन द टू सिविलाइजेशन। और डी है हड़प्पाई साम्राज्य का विस्तार यानी कि एक्सपेंशन ऑफ हड़प्पन एम्पायर। तो ये मोहरें दोनों एक जैसी मिलना वहाँ की समान संस्कृति को बताता है, या बैल की आकृति मिलना कृषि पर निर्भरता को बताता है कि वहाँ कृषि ज़्यादा होती थी इसलिए बैल उसमें इस्तेमाल किया जाता होगा, या दोनों देशों में अच्छे संबंध रहे होंगे इसलिए एक जैसी उनमें मोहरें मिली हैं, या फिर हड़प्पाई साम्राज्य जो है वो मेसोपोटामिया तक विकसित था। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है दोनों के मध्य अच्छे संबंध यानी कि गुड रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज़। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, खेतड़ी क्षेत्र की संस्कृति को किस नाम से पुकारा जाता है। ये बाय व्हाट नेम द कल्चर ऑफ खेतड़ी रीजन कॉल्ड। ए हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, बी ताम्र सभ्यता यानी कि कॉपर सिविलाइजेशन, सी नागेश्वर जोधपुरा संस्कृति यानी कि गणेश्वर जोधपुरा
कल्चर, और डी जो है सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये हड़प्पा सभ्यता थी, ताम्र सभ्यता थी, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति थी, या सिंधु घाटी सभ्यता, किस नाम से इसको बुलाया जाता था, उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी, गणेश्वर जोधपुर संस्कृति, यानी कि गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के नाम से इसको पुकारा जाता है। तो इस क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 10, बहरीन में मिली गोलाकार मुहर जो है डैश यहाँ पर आएगा, किस नाम से जानी जाती है। ए यानी कि स्फेरिकल सील फाउंड इन बहरीन इज़ नोन एज, ए बैल मुहर यानी कि बुल सील, बी गोलाकार मुहर यानी कि सिलेंड्रिकल सील, सी बहरीन मुहर यानी कि बहरीन सील, और डी फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी, फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिण भारत में सोने और खेतड़ी क्षेत्र में तांबे के लिए यदा कदा व्यक्तियों के समूहों को भेजना क्या कहलाता था, यानी कि व्हाट वाज इट कॉल्ड, सेंडिंग ओकेजनल ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर गोल्ड इन साउथ इंडिया एंड कॉपर इन खेतड़ी रीजन। ए व्यापार करना यानी कि डूइंग बिजनेस, बी दूत भेजना यानी कि सेंडिंग मैसेंजर, सी अभियान भेजना यानी कि सेंडिंग कैंपिंग इन, और डी जो है कारवां भेजना यानी कि सेंडिंग कारवांस। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी, अभियान भेजना। अभियान भेजना इसका मतलब ये है कि ये हमेशा जो है सतत रूप से इन क्षेत्रों के साथ व्यापार नहीं करते थे, कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर ही, कोई विशेष कार्य होने पर ही इनको कुछ व्यक्तियों के समूह को वहाँ से सामान लाने के लिए भेजा जाता था, जिसे अभियान भेजना कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा के लोग ओमान से भी तांबा मंगाते थे, इस बात के संकेत किससे मिलते हैं। द पीपल ऑफ हड़प्पा इम्पोर्ट कॉपर फ्रॉम ओमान, whom डू वी गेट दिस इंडिकेशन। ए क्या है कि ओमान की पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ है, यानी कि फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओमान। बी क्या है, दोनों स्थानों के तांबे में निकल के अंश मिले हैं, तो फाइंडिंग द निकल कंटेंट इन कॉपर इन बोथ प्लेसेस। सी ओमान के साथ व्यापार के संकेत मिले हैं, गेटिंग ट्रेड सिग्नल्स विद ओमान। और डी है बी और सी दोनों, यानी कि बोथ बी एंड सी। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी, बी और सी दोनों, यानी कि यहाँ जो तांबा मिला है हड़प्पा में और ओमान में, तो उनमें दोनों में ही निकल के अंश मिले हैं, जो बताते हैं कि ये तांबा एक ही स्रोत से निकाला गया होगा, एक ही स्थान से निकाला गया होगा, यानी कि उनका उद्गम स्थल सेम रहा होगा। और सी में जैसे लिखा हुआ है कि ओमान के साथ हमारे व्यापारिक संबंध थे, तो व्यापारिक संबंधों के ऐसे संकेत मिले हैं कि ओमान के साथ व्यापार होता था। इससे पता लगता है कि ओमान से तांबा मंगाया जाता रहा होगा, क्योंकि हड़प्पा में कोई क्षेत्र खेतड़ी के अलावा हड़प्पा के पास ऐसा नहीं मिला है जहाँ से तांबा मंगाया जाता हो। तो इससे ये पता लगता है कि तांबा जो है वो ओमान से भी खेतड़ी के अलावा मंगाया जाता था, क्योंकि खेतड़ी वाले तांबे में जो है ये निकल के अंश नहीं मिले हैं। तो खेतड़ी वाला बिना निकल के अंश वाला है, और जो ओमान से मंगाया जाता था वो निकल के अंश वाला है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, मेसोपोटामिया के लेखों में मगान शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होता था, यानी कि मगान यूज्ड टू डैश इन मेसोपोटामियम टेक्स्ट। ए ओमान, बी फारस यानी कि पर्शिया, सी यूनान यानी कि ग्रीस, और डी हड़प्पा। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए ओमान। ओमान को जो है मेसोपोटामिया के लेखों में मगान कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मेसोपोटामिया के लेखों में दिलमुन किसको कहा जाता था। हु वाज कॉल्ड दिलमुन इन द राइटिंग्स ऑफ यानी कि टेक्स्ट ऑफ मेसोपोटामिया। ए ओमान, बी फारस यानी कि पर्शिया, सी हड़प्पा, और डी बहरीन द्वीप यानी कि बहरीन आइलैंड्स। तो आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका सही जवाब है डी, बहरीन द्वीप। तो बहरीन द्वीप को दिलमुन के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, ये एक चित्र वाला क्वेश्चन है कि इस मोहर में नाव क्या दर्शाती है, यानी कि ये जो नाव बनी हुई है ये किस चीज़ को दिखा रही है। व्हाट डज द बोट रिप्रेजेंट इन दिस सील। ए, हड़प्पा का समुद्री मार्ग से व्यापार, यानी कि हड़प्पन ट्रेड विद द सी रूट। और बी है नदी घाटी सभ्यता, यानी कि रिवर वैली सिविलाइजेशन। सी, धौलावीरा का जलाशय, यानी कि धौलावीरा रिजर्वियर। और डी, नहर, यानी कि कैनल। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी, हड़प्पा का समुद्री मार्ग से व्यापार, यानी कि हड़प्पन ट्रेड बाय सी रूट। तो हड़प्पा के लोग जो है ओमान आदि मेसोपोटामिया वगैरह देशों के साथ समुद्री मार्ग से यात्रा व्यापार किया करते थे। तो इसीलिए यहाँ के मेसोपोटामिया लेखकों ने या उनके लेखों में इसे भारत को नाविकों का देश भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 है, महुला किस क्षेत्र को कहा जाता था, यानी कि विच रीजन वाज कॉल्ड महुला। तो इसमें ए जो है बहरीन द्वीप, यानी कि बहरीन आइलैंड। बी, हड़प्पा। और सी जो है ओमान। और डी, मेसोपोटामिया। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी, हड़प्पा। तो हड़प्पा के संस्कृति को मेसोपोटामिया के लेखों में मेहुला नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17, मेहुला जो है के विषय में एक मेसोपोटामियाई मिथक है, एक मिथ है वहाँ पे कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो और उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। तो उक्त कथन में हाजा पक्षी क्या है, जिसके कहा गया कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो। तो हाजा पक्षी किसको कहा गया है। देयर वाज ए मेसोपोटामियन मिथ अबाउट मेहुला दैट योर बर्ड इज ए हाजा बर्ड, इट वॉइस कैन बी हर्ड इन राजप्रसाद, यानी कि पैलेस के अंदर सुनाई दे। द हाजा बर्ड इज इन द अबाउट स्टेटमेंट। ए, तोता, यानी कि पैरट। बी, बाज, यानी कि ईगल। सी, कबूतर, यानी कि पिजन। और डी, मोर, यानी कि पिकॉक। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी, मोर। मोर को ये लोग हाजा पक्षी कहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी सामान को सुरक्षित दूसरे स्थान पर भेजने का सुरक्षित तरीका था। द सेफ वे और टू सेंड सम गुड्स टू अनदर लोकेशन वाज। ए, सामान को ताला लगाकर भेजना, यानी कि लॉक एंड सेंड द गुड्स। बी, सैनिक निगरानी में भेजना, सेंडिंग अंडर मिलिट्री सर्विलांस। सी, छुपा कर भेजना, यानी कि सेंट इन सीक्रेट। और डी, सामान को थैले पर गीली मिट्टी से मोहर लगाना, यानी कि सीलिंग द बैग विद वेट सॉइल ऑन द बैग। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी, सामान के थैले पर वो गीली मिट्टी करके उसके ऊपर मोहर लगा देते थे। अगर मोहर टूटी हुई नहीं मिलती थी उस स्थान पे जाने पे, तो इसका मतलब है कि उसके सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो ये एक सुरक्षित तरीका था सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हड़प्पाई अभिलेखों में कुल कितने चिन्ह हैं, यानी कि हड़प्पा के वैसे अभिलेखों को पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन वहाँ की जो वर्णमाला है उसमें कितने चिन्ह हैं, हाउ मैनी साइंस आर देयर इन हड़प्पन रिकॉर्ड्स। तो ए जो है 350 टू 370, यानी कि 350 से 750। और बी है 375 टू 400, यानी कि 375 से 400। और सी जो है 250 टू 275, यानी कि 250 से 275। और डी है 300 से 325, यानी कि 300 टू 325। तो आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका सही जवाब है 375 से 400, यानी कि लगभग इतने चिन्ह जो है वहाँ पे मिले हैं और प्रत्येक चिन्ह जो है एक स्वर या व्यंजन को बताता है। अलग अलग करके ये एक चित्रलिपि है, लेकिन अभी तक पढ़ने में नहीं आ पाई है। अब इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि इस मूर्ति में दर्शाया गया व्यक्ति कौन है, यानी कि ये जो मूर्ति में आगे और पीछे से दोनों साइड से हमने इसको दिखाया है, इसके सामने की तरफ से और बैक साइड से भी, तो ये कौन है? ए एक सन्यासी, ये मॉन्क, बी यानी कि राजा यानी कि किंग, और सी पुरोहित यानी कि प्राइस्ट, और डी पुरोहित राजा यानी कि प्राइस्टली किंग। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है पुरोहित राजा। तो ऐसी परिकल्पना की जाती है कि जो वहाँ का हड़प्पन सभ्यता में राजा होता था वही वहाँ की धार्मिक क्रियाएं भी निष्पादित करता था और उनका धार्मिक नेता भी था, इसीलिए इसे पुरोहित राजा भी कहा जाता है। तो आपका कितना स्कोर हुआ है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और आपने इस वीडियो पे मेरे साथ दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक इसको ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के लिंक्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।